हाय बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आपका सीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके बारे में बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो लेक्चर्स को केयरफुली सुने और जो है नोट करें अपनी कॉपी में। सुनिए तब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ही बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, क्या स्टडी करते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें कह क्या रहा है, इसको समझिए आप। अब देखिए, यहां कह रहा है आपसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी से जो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली जो केमिकल रिएक्शन हुए, इनसे जो एनर्जी रिलीज हुई, अब इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होगा, इसकी स्टडी की जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब दूसरी बात कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। याद रखिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और उसमें एनर्जी जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है वो तो स्पॉन्टेनियसली रिलीज होती है, लेकिन केमिकल एनर्जी का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ में कह रहा है आपसे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी के बीच में, किसी भी कंडक्टर्स के बीच जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट, जो करंट होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया और करंट I हो गया, तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये लिख सकते हैं। अब जरा समझिए, अब इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R मान लें तो ये इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, V इक्वल टू I इंटू R। अब ये जो R है यहाँ पे क्या है? R यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन R को कहते क्या है? R यहाँ पे रेजिस्टेंस कहलाएगा। किसी भी कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। और सुनिए, जो ओम्स लॉ है ये इतना बेहतर लॉ है, समझ लीजिए कि ये लॉ जो है, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो इस लॉ के तो ओबे करते हैं, इस लॉ को मानते ही हैं, इस लॉ को फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ जो है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल्स होते हैं, वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यही कारण है कि आपको ओम्स लॉ केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेजिस्टेंस। तो अब देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में जरा समझिए, यानी भी रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा भी, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस होती है। पहले तो ये समझ लीजिए, किसी भी सबस्टेंस क्या है? एक सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, विच इज ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आउट। जो क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को।
यानी जो ऑब्जेक्शन करती है कि करंट का जो फ्लो है उससे रोकती, फ्लो होने से रोकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर इज एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब रेजिस्टेंस जो आपका है कह रहा है कि ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अब देखिए आर आपका जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, तो हमने लिख दिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए लिख दिया अपॉन ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पे रो मान लेते हैं, तो आर इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब यहाँ पे रो जो है, रो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इसे कहते क्या है, रो को यहाँ पे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कहते हैं या फिर रेसिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह सकते हैं इसको आप। रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहा जाता है। अब अगर आपको रो कैलकुलेट करना है तो आप सीधा फार्मूले में, जो आपका ये फार्मूला गिवन है, इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, रो निकाल, तो एक्सचेंज कर दीजिए साइड, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आपका आर इंटू ए बाई एल, ये फार्मूला हो जाएगा रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का। या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो आप रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल लिख सकते हैं। अब जो रो की यूनिट होती है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रो कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो है आर इंटू ए बाई एल। अब जहां पे आर आपका है, ये आर आपका इसकी यूनिट होती ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और एरिया जो होता है आपका उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जबकि जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट हो गई आपका सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया, देखिए ये आपका जो है कट जाएगा यहाँ पे, ये हमारा जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, कट्टी हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे, ओम सेंटीमीटर, फिर क्या बचेगा, ओम सेंटीमीटर। और याद रखिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछी जाए तो याद रखिएगा ये ओम्स मीटर होती है। ओम्स मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, अब अगला टॉपिक आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपका जो है, कंडक्टेंस को हम लोग जो है कैपिटल जी से लिखते हैं। तो अब देखिए कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं, तो इट, अब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का इनवर्सल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है कह सकते हैं आप। तो लिखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। अब देखिए जो आपका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्या करता था, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता था। जो भी किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी वायर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने का, ये उसका जस्ट अपोजिट होगा। मतलब ये क्या होगा, ये जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो ये बताएगी कितना इजीली करंट फ्लो हो पा रहा है, जस्ट उसका उल्टी बात करता है, अपोजिट बात करता है। तो अब इसकी डेफिनेशन ये बन जाती है, द एज विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स। ये इसकी बात करता है कि कितनी आसानी से किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, कितनी इजीली इलेक्ट्रिक करंट किसी भी जो है वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर्स के अंदर फ्लो हो सकता है, इसी को कंडक्टेंस कहते हैं। अब कंडक्टेंस क्योंकि यूनिवर्सल होता है तो हम कह सकते हैं कंडक्टेंस G इक्वल टू हो जाएगा 1/R। कंडक्टेंस G निकालने के लिए बोला जाए तो आप कह सकते हैं कि कंडक्टेंस G इक्वल टू हो जाएगा 1/R, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट होती है साइमन। ये देखिए इसकी एसआई यूनिट साइमन होती है। और अब इसको अगर आपसे ये कहा जाए कि इसको और कौन सी, इस एसआई वन साइमन जो होता है वो आपका ओम इनवर्स के इक्वल होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, साइमन जो है आपका वो ओम इनवर्स के इक्वल होता है।
ओम इनवर्स को कहते हैं, ओम इनवर्स 1 साइमन इक्वल टू ओम इनवर्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं महो। ठीक है, तो ये था आपका जो है आज का लेक्चर।